हेलो दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसकी 2 वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हो। आज हम इसकी 3rd एंड लास्ट वीडियो बना रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए। हमने 3 अकाउंटिंग अजम्पशन करी थी, उसके बाद हमने 6 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करे थे और 5 हमारे बैलेंस थे, पेंडिंग थे, जिसे हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अकाउंट्स की एक साउंड नॉलेज के लिए भी आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लाइफ टाइम हमेशा जब तक आप इस सब्जेक्ट के साथ प्रोफेशनली और एज अ स्टूडेंट जुड़े रहोगे तब तक आपको ये हमेशा काम आएंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फटाफट हम इसको फिनिश करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, और वैसे देखें तो 7th प्रिंसिपल, कोस्ट प्रिंसिपल, जिसे हम कभी कभी हिस्टोरिकल कोस्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। कोस्ट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल असेट आर रिकॉर्डेड एट देयर कोस्ट प्राइस आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अ सिस्टेमेटिक डेप्रिसिएशन। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा इसकी। कोस्ट प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एसेट को, मैं यहाँ पर सिर्फ नॉन करंट एसेट की बात कर रहा हूँ, लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, हम इनको हमेशा उसके कोस्ट प्राइस पर दिखाते हैं। कोस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने जब कोई चीज़ खरीदी तो उसे जब आपने खरीदा तो कितने रुपए में खरीदा। हम कह सकते हैं कि अकाउंट्स में हम कोस्ट को सिर्फ परचेज वैल्यू नहीं बल्कि परचेज वैल्यू के साथ साथ एट द टाइम ऑफ परचेज होने वाला जो भी एक्सपेंस है, लाइक कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब उसमें ऐड कर दें तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। और हम असेट को हमेशा कॉस्ट प्राइस पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं, कभी भी उसकी मार्केट वैल्यू पर नहीं। एक सिस्टेमेटिक डेप्रिसिएशन, हर साल हम इस असेट की वैल्यू में कम करते चले जाते हैं, बट मार्केट वैल्यू से हम उसका कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। तो कोस्ट प्रिंसिपल होल्ड्स दैट ऑल द असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर कोस्ट प्राइस, नॉट एट देयर मार्केट प्राइस, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अ सिस्टेमेटिक डेप्रिसिएशन एनुअली। ठीक है जी, सीधी सी बात है बेटा। कोस्ट मतलब जितने में आपने खरीदा, और खरीदने पर होने वाले, खरीदने के टाइम पर होने वाला कोई भी एक्सपेंस, चाहे वो हम आपने कमीशन दिया हो उसको खरीदने के लिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस किया हो उस असेट को खरीदने के बाद अपने बिजनेस तक लाने के लिए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिया हो उसको वर्किंग कंडीशन पर लाने के लिए, तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट आप कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो सारा ही उसकी कॉस्ट में काउंट होगा और हमें उसी प्राइस पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे दिखाना होगा। चाहे मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी ही क्यों ना बदल जाए, चाहे इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज, हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं गोइंग कंसर्न अजम्पशन का भी यहाँ पर इफेक्ट होता है, क्योंकि बिजनेस की लाइफ इंडेफिनेट है, हमें बिजनेस को हमेशा चलाना है, और जब हमें बिजनेस को सेल ही नहीं करना, बिजनेस क्लोज ही नहीं होगा, बिजनेस बंद ही नहीं होगा, तो असेट की सेलिंग प्राइस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जब बिजनेस सेल नहीं करना तो हमें कोई असेट भी सेल नहीं करनी, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस असेट की वैल्यू मार्केट में क्या हो गई है। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, आपको याद रहेगा। सेकंड हमारा प्रिंसिपल रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रिवेन्यू को कब आइडेंटिफाई करें? रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल मीन्स रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज्ड करें, कब आइडेंटिफाई करें, कब माने कि रिवेन्यू मिल गई है या रिवेन्यू जनरेट हो गई है और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेना चाहिए। सिंपल शब्दों में ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि रिवेन्यू को हम कौन से अकाउंटिंग पीरियड में शो करें, जब वो हमने जनरेट की या तब जब हमें वो रियलाइज हो जाए। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स at the time when it is generated, not at the time when the settlement is done, when the amount is received। आपको रेवेन्यू को
कब रेवेन्यू मान लेना है? जब वो आपने जनरेट कर ली हो, जब ऑब्लिगेशंस मेड हो गए हो, वेदर इट इज़ रिसीव्ड इन कैश और नॉट, चाहे कैश में मिली हो या नहीं मिली हो। भाई 2019 में मैंने एक रेवेन्यू जनरेट की, मैंने गुड्स सेल कर दिए क्रेडिट पर या मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी, बट उसकी पेमेंट मुझे 2020 में मिली, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल जो है वो बताता है कि हमें इसको 2019 में रिकॉर्ड करना है, 2020 में रिकॉर्ड नहीं करना है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज जनरेटेड एंड ऑब्लिगेशंस आर मेड, वेदर द फाइनल सेटलमेंट इज डन और नॉट, चाहे फाइनल सेटलमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। तो कहीं ना कहीं आपको इसे पढ़कर एक्रूअल प्रिंसिपल की याद आ गई होगी, एक्रूअल अजम्पशन की याद आ गई होगी। उसमें भी तो वो यही कहता था, कोई भी एक्सपेंस है या कोई भी रेवेन्यू है या कोई भी ट्रांजैक्शन है, हमें उसको उसी समय रिकॉर्ड कर लेना है जिस समय वो बिजनेस में हो जाती है, चाहे फाइनल सेटलमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो सर फिर फ़र्क क्या है? बेटा फ़र्क कुछ खास नहीं है। एक्रूअल एक अजम्पशन है, पूरे के पूरे अकाउंट्स के लिए बनाई गई। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ओनली फॉर द रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस के लिए बनाई गई। कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं सिर्फ किसी रेवेन्यू को लेकर, उसके टाइम को लेकर कि हम उसको कब अपनी इनकम माने, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बना। ठीक है जी, तो ये था आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, जो रेवेन्यू के टाइम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हम उसको कब कंसीडर करें, कब रिकॉर्ड करें। तो एक सिंपल सी बात, जब रेवेन्यू जनरेट हो जाए, जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए, भाई मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स मिस्टर मोहन को बेच दिए और मिस्टर मोहन ने मुझसे 1 लाख रुपए के गुड्स खरीद लिए। मैंने कहा भैया पैसे, उन्होंने कहा भैया वो तो मिलेंगे 3 महीने बाद, लेकिन मिल जाएंगे, ऐसा उन्होंने मान लिया। ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गई। तो जैसे ही मैंने गुड्स उनको सप्लाई कर दिए, जैसे ही मैंने उनको गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए, ऑनरशिप चेंज हो गई, वैसे ही हमने ये मान लेंगे कि रेवेन्यू जनरेट हो गई और हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको एज रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे हमें उसका अमाउंट अभी मिला हो या ना मिला हो। नेक्स्ट है बेटा मैचिंग प्रिंसिपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना आपका सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी अकाउंटेंट का, किसी भी अकाउंटिंग का, किसी भी बिजनेस में प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है टू कैलकुलेट टू अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। और ये मैचिंग प्रिंसिपल हेल्प करता है किसी भी अकाउंटेंट को एक ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में। क्या कहता है मैचिंग प्रिंसिपल? यहाँ पर हम मैचिंग कराते हैं। मैच मेकिंग करी होगी ना छोटी क्लासेस में आपने, किसको किससे मैच करें, मिल्क को काऊ से, है ना, ये इससे रिलेटेड है, एग को हैन से। ऐसे यहाँ पर भी हम मैचिंग करेंगे बेटा। हम यहाँ पर किसकी मैचिंग करने वाले हैं? रेवेन्यू की मैचिंग एक्सपेंसेस से, रेवेन्यू की मैचिंग एक्सपेंसेस से। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे दोस्त की ट्यूशन फी क्या तुम्हारे से रिलेट कर दें? ट्यूशन फी दी तुम्हारे दोस्त ने, तुम्हारे अकाउंट में लिख दें? या तुम तो कहोगे हाँ बेटा लिख दो, हाँ सर ज़रूर, लेकिन अगर तुमने ट्यूशन फीस दी तो क्या तुम्हारे दोस्त के अकाउंट में लिख दे कि उसने दे दी? बिल्कुल नहीं। चीज़ें रिलेटेड होनी चाहिए, जिसने दी जिससे रिलेटेड है उसी के साथ। तो यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल यही कहता है कि मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू यानी कि जो हमने इनकम कमाई, उस इनकम को कमाने के लिए, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो हमने खर्चा किया, उससे रिलेटेड एक्सपेंस बोथ शुड बी रिकॉर्डेड इन सेम अकाउंटिंग पीरियड। उन दोनों को मैच कराओ और एक ही अकाउंटिंग पीरियड में शो करो। इसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। तभी तो आप सही सही प्रॉफिट और लॉस निकाल पाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने 2019 में, मैंने यहाँ पर 2019 में 2019 से 20 मेरा एक अकाउंटिंग ईयर है और 2020 से 2021 मेरा दूसरा अकाउंटिंग ईयर है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक एक्सपेंस किया, मैंने गुड्स परचेज करे 50,000 रुपीज़ के। मैंने 50,000 रुपये के गुड्स खरीदे 2019-20 में, जो मेरे किसी कारण से 19-20 में नहीं सेल हो पाए, और वो मेरे सेल हुए
वो मेरे सेल हुए 70,000 रुपीज़ में, लेकिन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में 2020 से 2021 में मैंने खर्चा कब किया था? 19 to 20, 50,000 रुपये का। मेरी रिवेन्यू कब जनरेट हुई? 20 से 21 में 70,000 की। 50,000 रुपये के गुड्स खरीद कर मैंने उन्हें 70,000 रुपये में बेच दिया। अब आप सब जानते हो कि प्रॉफिट क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग टर्म वाले चैप्टर में हमने इसे डिटेल किया था आप लोगों के लिए, होपफुली सबको याद होगा। 70 माइनस 50, बच्चे तो कैलकुलेट कर भी चुके हैं कि सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, 20,000 रुपये का प्रॉफिट आया है। लेकिन बेटा ये कब पॉसिबल होगा? जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे तो एक्सपेंस तो इस वाले अकाउंटिंग ईयर में हुए हैं। अब अगर देखा जाए तो इसमें तो लॉस हो गया। सारी की सारी रिवेन्यू 2021 में हुई, खर्चा तो हमने कोई किया ही नहीं, तो ऐसे तो ये सारा का सारा प्रॉफिट हो गया। अगर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई ना करें तो 2019-20 में 50,000 रुपये का लॉस और 2020-21 में 70,000 रुपये का प्रॉफिट, क्योंकि खर्चा तो कोई हुआ ही नहीं। अब आपको लग रहा है ना कि बेटा लेकिन ये तो सर गलत है, ऐसे थोड़ा ना होगा, खर्चा तो हुआ ही था 50,000 रुपये का। ठीक है, तो वो बस मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आप क्या करो, जो एक्सपेंस जिस रिवेन्यू से रिलेटेड है ना उसको उसके साथ दिखाओ, यानी कि इसको उठाकर वहां ले जाओ फिर माइनस करो। तो वो कहता है रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस इंकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू और उस रेवेन्यू को कमाने के लिए किया गया खर्चा, बोथ शुड बी रिकॉर्डेड इन सेम अकाउंटिंग ईयर, सेम अकाउंटिंग पीरियड। दोनों को एक ही अकाउंटिंग पीरियड में दिखाना होगा, वो भी इन द ईयर ऑफ रेवेन्यू। कौन से ईयर में? जिसमें आपने रेवेन्यू कमाई है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है कि मैचिंग प्रिंसिपल किसको मैच कराता है? रेवेन्यू और एक्सपेंस को। हमें इन दोनों को एक ही अकाउंटिंग पीरियड में दिखाना है, और वो भी कौन से? रेवेन्यू वाले में। अब यहाँ बच्चों के माइंड में थोड़ा सा डाउट आ गया होगा, वो कहेंगे सर एक्रूवल प्रिंसिपल तो कहता है जब ट्रांजैक्शन हो जाए तभी रिकॉर्ड करो, आप कह रहे हो ये 50,000 रुपये 19-20 में ना दिखाकर 20-21 में दिखाओ। तो बेटा मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ रिकॉर्ड मत करो, इसे रिकॉर्ड करो 19-20 में, बट इसे आगे ट्रांसफर कर दो 20-21 में। आप बताओ कि 19-20 में इसका खर्चा नहीं हुआ है, 19-20 में इसका जो एक्सपेंस हमने किया वो एक्चुअल में एक्सपेंस कर तो दिया, बट अभी वो डन नहीं हुआ, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब रेवेन्यू कमाएंगे तब हम शो कर देंगे। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी के साथ आगे ले जाते हैं। तो जिस ईयर में इनकम होगी उसी ईयर में उससे रिलेटेड खर्चों को शो किया जाएगा। इसी को मैचिंग प्रिंसिपल बोला गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस इंकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यूज ऑफ दैट पीरियड। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यूज ऑफ दैट पीरियड, so that we are able to ascertain the profit or loss of that year, ताकि हम किसी भी ईयर का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाए। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया मैचिंग प्रिंसिपल। इसके बाद है आपका ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, सबसे आसान बट सबसे इम्पॉर्टेंट। अकाउंट्स के फादर कहा गया इस प्रिंसिपल को, पापा जी, यहीं से अकाउंट्स जनरेट हुआ। इसी प्रिंसिपल को पहले बनाया गया, उसके बाद अकाउंट्स बनाया गया। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सी बात कहता है ये, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। ये कहता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, वी शुड रिकॉर्ड बोथ, और हमें दोनों को ही रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है हमारे ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। क्योंकि इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पक्ष होते हैं, दो साइड, दो इफेक्ट, इसीलिए इसे दोनों में ही रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हमारी जो अकाउंट्स है, आपको जो 11th क्लास स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक का तो नाम भी डबल एंट्री बुक कीपिंग है,
और बाकी जो एडवांस जो क्लासेस हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी जानते हैं देयर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और जो मोस्ट साइंटिफिक और मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम है, और डबल एंट्री सिस्टम को बनाया गया ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के बेस पर। ठीक है जी, तो नो डाउट ये अकाउंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हो जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं बनता तो अकाउंट्स भी नहीं बनता। ठीक है भाई, हमारे 4 प्रिंसिपल्स हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए। होपफुली आपको मज़ा भी आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। आप थोड़ा सा घर पे इसकी प्रैक्टिस करिए, इनको रीड करिए, वीडियो को बार बार सुनिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट, आपका ये सबसे थियोरेटिकली 11th क्लास के लिए तो एक मोस्ट टफेस्ट थियोरेटिकल चैप्टर बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। लास्ट प्रिंसिपल, और हम अपनी वीडियो को फिर क्लोज कर देंगे। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, बहुत ही आसान, वेरीफिएबल, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है, और ये ज़रूरी भी होता है एज पर एक्ट्स, एज पर कंपनी एक्ट्स, जो हमारे वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल accounting information should be verifiable and should be free from personal bias। वो कहता है भैया जब आप अकाउंट्स करते हो तो जिन ट्रांजैक्शंस को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो ऑल शुड बी वेरीफिएबल और फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। वो सभी ट्रांजैक्शंस कहीं पर भी फेक नहीं होनी चाहिए, और उन सभी के जो प्रूफ्स हैं, एविडेंस हैं, वो आपके पास होने चाहिए ताकि आप उनको वेरीफाई कर सकें, ताकि आप उनकी चेकिंग कर सकें कि ये ट्रांजैक्शन सही है। चाहे आप खुद करना चाहें, आप अपने अकाउंटेंट को देख रहे हैं कि कहीं वो आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, आपकी कोई अमाउंट को झूठा बताकर तो नहीं निकाल रहा, तो आप भी कर सकते हैं। ऑडिटर्स भी आते हैं, उन्हें भी करना पड़ सकता है। तो वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी वेरीफिएबल एंड शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इन सिंपल वर्ड्स एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस, और इन एविडेंस का नाम होता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इन एविडेंस का नाम होता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या होते हैं बेसिकली? ये किसी ट्रांजैक्शन के सबूत। और क्या होते हैं वो सबूत? कैश मेमो, बिल, आपने कहीं एडवांस दिया तो एक रसीद आपको मिल गई, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए तो वहाँ पर एक पेइंग स्लिप होती है जिसे आपने भरा और उस बैंकर ने स्टैंप लगाकर उसका हाफ पार्ट आपको दे दिया। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांजैक्शन के टाइम पर जनरेट होता है और वो इस बात का प्रूफ होता है कि ये ट्रांजैक्शन सच में हुई थी, उसी को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे उन सभी का वेरीफिएबल होना जरूरी, उन सभी का एविडेंस आपके पास होना जरूरी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। आप किसी बिजनेस फर्म के अकाउंटेंट हैं और आपके ऑनर ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया और वो कहता है कि भैया मैंने अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करी थी, 3 महीने पहले आपने दिखा रखा है कि 50,000 रुपये के गुड्स मिस्टर रमेश से खरीदे, बट मुझे लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था और आपने ये ट्रांजैक्शन झूठी दिखा रखी है। आप मुझे सच सच बता दो, आपने ये 50,000 रुपये मेरे नाम से निकाल कर कहाँ यूज़ करे। अब अकाउंटेंट के पास अगर कोई सबूत नहीं होगा तो आज वो चोर बन जाएगा, उसके खिलाफ पुलिस एक्शन भी हो सकता है, उसे जॉब से भी निकाला जा सकता है। बट अकाउंटेंट समझदार था, जितनी भी ट्रांजैक्शंस वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखता था उसके जो डॉक्यूमेंट होते थे, सोर्स डॉक्यूमेंट, एविडेंस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एविडेंस क्या होते हैं, जो ट्रांजैक्शन के टाइम पर कोई भी डॉक्यूमेंट जो जनरेट होता है, तो जरूर जब माल खरीदा गया था तो उसका बिल आया होगा, कोई कैश मेमो, कोई बिल जनरेट हुआ होगा जो उस पार्टी ने, मिस्टर रमेश ने उस माल के साथ मुझे दिया होगा। मैंने वो संभाल के रखा हुआ था, मैं दिखा दूंगा, मैं कहूँगा सर देखो ये 50,000 रुपये का बिल जब आया था 3 महीने पहले, आपके साइन भी करवा लिए थे मैंने इस पर, आप देख सकते हो, तभी इसका चेक पास हुआ था, आपके साइन के बगैर तो हुआ ही नहीं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की रिलायबिलिटी बढ़ाते हैं, विश्वसनीयता बढ़ाते हैं कि आप एक परफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग बना रहे हैं जिसमें कहीं पर भी आपने कोई फ्रॉड या कोई चीटिंग नहीं करी है। और ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कहीं पर पकड़े जाते हैं
तो हमारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या दूसरी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट्स वगैरह, ये सभी समय समय पर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने आते हैं। और अगर आपके पास एविडेंस नहीं होंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं लीगली आपके ऊपर फाइन्स हो सकते हैं, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है जी, तो ये है हमारा वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को वेरीफिएबल बनाता है, एविडेंस्ड बनाता है, रिलायबल बनाता है। ठीक है भाई, ओके बच्चों, तो ये आज का कॉन्सेप्ट, आज के प्रिंसिपल्स आप लोगों के सामने। हमारा चैप्टर यहाँ पर आकर फिनिश हो जाता है, हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। और फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, फिर आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सभी बहुत ध्यान रखिए।